आई थिंक यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, मैंने इसमें ले लिया था मीटिंग का। एनीवेज मे बी कोई मेरी तरफ से कोई एरर हो, बट जो है अभी आप देख रहे हैं ये बोर्ड पे जो है मैंने तकरीबन 15 मिनट्स जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर की जो चीज़ें हैं वो रिवाइज की हैं। और मैं वेट कर रहा था साथ में कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मे बी ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया जाए। तो आप देख रहे हैं जी बोर्ड पे, एवरीवन कैन सी कि जी बोर्ड पे जो है आज मैंने कुछ फर्दर चीज़ें जो हैं वो जो जो लिखी हुई हैं, जो लास्ट लेक्चर के हवाले से ही हैं, इसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं चीज़ों को। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ जो आज मैंने चीज़ें जो है वो बोर्ड पे मेंशन की हैं, आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा आपको समझ भी आ जाएगी, और इसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको मिल जाएगी। और क्योंकि जो 15 मिनट मैंने वो पढ़ाया वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, और इसको फिर फर्दर जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। सो नो एवरीवन इज़ रेडी हेयर। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी, और एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जो है हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे कि जी टोटल कास्ट जो है उसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जी मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट एंड अदर कास्ट। व्हाट इज मटेरियल कास्ट? कास्ट ऑफ ऑल फिजिकल इनपुट्स हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर, उसको हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर आइडेंटिफाइबिलिटी ऑन यूनिट बेसिस। लेबर कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ ऑल फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल ह्यूमन एफर्ट्स, अगर वो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट। अदर कास्ट जो है वो कॉस्ट है जो ना तो मटेरियल कॉस्ट है ना ही लेबर कॉस्ट है। अगर पर यूनिट आइडेंटिफाइबल होगा तो डायरेक्ट है, अदरवाइज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट गोज टू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है फैक्ट्री में यूज हुई है तो फैक्ट्री यूनिट में जाएंगे, एडमिन में यूज हुई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अदरवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है डिटेल से, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें यू कैन आस्क। ये इसलिए हमने दोबारा से लिखा है क्योंकि जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वही रेलेवेंट कॉस्ट के भी एलिमेंट्स हैं। तो रेलेवेंट कॉस्ट को भी हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को सामने रखते हुए ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट देख रहे हैं कि वो कब रेलेवेंट होगी। तो कोई भी मटेरियल है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करते हुए जी ये स्केच आपके सामने आ रहा है, इसको हम सामने रखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस मटेरियल को हम कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो मटेरियल स्टोर में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क अबाउट दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इन स्टोर्स। अगर अवेलेबल हो मटेरियल स्टोर्स में तो हम ये राइट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। यस, ठीक है। और अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है स्टोर्स में तो उस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी कि हम मटेरियल जाहिर है परचेज करेंगे, ठीक है। और आवाज़ जो है मैं अपनी तरफ से तो पूरी मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने जो पीसीज वगैरह हैं या जो आप सर्टेन डिवाइस जो भी यूज़ करें उसमें आप उसको मैक्सिमम पे ले जाएं तो बेहतर आवाज़ आ सकती है आपको, ठीक है। सो रेलेवेंट कॉस्ट जो है अगर मटेरियल स्टोर्स में नहीं है तो उस सूरत में हम रेलेवेंट कॉस्ट इक्वल्स टू करंट परचेज प्राइस, जाहिर है वो मटेरियल हम परचेज करेंगे मार्केट से और करंट परचेज प्राइस पे वो मिलेगा, तो करंट परचेज प्राइस हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और रेलेवेंट कॉस्ट भी वही होगी, ठीक है। अगर मटेरियल स्टोर्स में है, ठीक है, तो वी विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मटेरियल इन रेगुलर यूज? क्या मटेरियल रेगुलर यूज में है? अगर मटेरियल रेगुलर यूज में है तो जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो रेगुलर यूज के लिए है, वो नॉर्मल प्रोडक्शन जो आप प्रोडक्ट्स की करें उनके लिए। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया है, अगर आप वहां पे वो मटेरियल इस्तेमाल कर दें जो रेगुलर यूज के लिए आपने परचेज किया था तो जाहिर है उसको आप रिप्लेस करेंगे, दोबारा से परचेज करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट भी करंट परचेज प्राइस या इस सूरत में उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल रिप्लेस करने की कॉस्ट है। तो देखिए आप मटेरियल अगर स्टोर्स में नहीं है तब भी करंट परचेज प्राइस ही रेलेवेंट कॉस्ट है, मटेरियल स्टोर्स में हो और रेगुलर यूज में हो तब भी रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो करंट परचेज प्राइस ही होगी। अगर मटेरियल स्टोर्स में है और रेगुलर यूज में नहीं है तो इसका मतलब है वो आपने किसी और पर्पस के लिए परचेज किया था और उसकी कुछ क्वांटिटी बच गई और अभी वो यूज में नहीं है। ऐसी सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट इज हायर ऑफ 1 and 2, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट जो है 1 क्या है, बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेट यूज के, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास आया है
उसके अलावा हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल यूजेस हों तो यहाँ पे मल्टीपल यूजेस को अलग अलग हम फिर मेंशन करेंगे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर अगर हम उसका कोई अल्टरनेट यूज नहीं कर सकते तो उसको सेल कर देंगे। तो ऐसी सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर ऑफ दीज टू, हायर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेट यूज और डिस्पोजल वैल्यू, इन दोनों में से जो हायर होगा वो फिर हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसे प्रैक्टिस किया था, तो चीज़ें जो हैं वो फर्दर क्लियर हो जाएंगी आपको आज भी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट इसमें लेबर कॉस्ट को हम कब कैसे देखेंगे कि जी रेलेवेंट है या नहीं। तो जिस तरह से हमने मटेरियल की अवेलेबिलिटी को क्वेश्चन किया था, लेबर कॉस्ट की रेलेवेंस फाइंड आउट करने के लिए वी विल आस्क अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी को हम क्वेश्चन करेंगे कि वो लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। सो देयर आर 3 पॉसिबल आंसर्स। फर्स्ट इज कि जी लेबर आवर्स अवेलेबल हैं और सरप्लस आवर्स अवेलेबल हैं। तो सरप्लस आवर्स की अवेलेबिलिटी का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो वर्कर्स ऑलरेडी हायर्ड हैं उन्हें हम पे तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने हायर किए हुए हैं वो मुकम्मल यूटिलाइज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हमने लेबर फोर्स को हायर किया है फॉर 40 आवर्स अ वीक और हम जो करंटली उनसे काम ले रहे हैं वो 30 आवर्स अ वीक है, पेमेंट हम 40 आवर्स की ही करें, तो 10 आवर्स जो है वो सरप्लस हैं, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। जो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं वही पे कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई मजीद पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि जी सरप्लस आवर्स जो हैं वो अवेलेबल आपके पास नहीं है, लेकिन जो एडिशनल आवर्स आपको चाहिए फॉर दिस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं जी आप एडिशनल आवर्स? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, थ्रू वर्किंग ओवर टाइम, थ्रू ओवर टाइम वर्किंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग फोर्स, के एग्जिस्टिंग फोर्स से ही आप ओवर टाइम काम करवा लें, ठीक है। तो ओवर टाइम काम करवाने के लिए फिर आप बेसिक वेज रेट की पेमेंट भी करते हैं और उनको इनकरेज करने के लिए कि जी आप जो है वो ओवर टाइम उनसे काम ले सकें, तो उस इंकरेजमेंट के लिए आप ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करेंगे। तो ऐसी सूरत में जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो बेसिक वेज रेट में हम ऐड कर देंगे ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर। अक्सर आपने देखा होगा क्वेश्चंस में लिखा हुआ कि जी टाइम एंड हाफ पे करते हैं। तो टाइम एंड हाफ का मतलब है कि अगर वेज रेट जो है वो सपोज 300 रुपीज पर आवर है, तो उसमें 150 हाफ जो है वो आप ऐड कर देंगे और 450 आरली फिर आप पे करेंगे, राइट। हायरिंग ऑफ एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर्स फ्रॉम मार्केट। सेकंड ऑप्शन ये, एक तो है ना कि आप सरप्लस आवर्स तो अवेलेबल नहीं है, जितनी आप उन्हें पेमेंट करें उतने आवर्स का आप ऑलरेडी काम ले रहे हैं, तो एडिशनल आवर्स आप अरेंज कर सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओवर टाइम काम करें, ठीक है। वो कब एग्री करेंगे? जब आप प्रीमियम पे करेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ओवर टाइम अगर काम नहीं करवाते या ऑलरेडी आप ओवर टाइम काम करवा रहे हैं एंड देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर ओवर टाइम वर्किंग, उस सूरत में आप डायरेक्ट लेबर आवर्स मार्केट से हायर कर सकते हैं। तो वो किस रेट पे आपने हायर किए हैं, एप्लीकेबल वेज रेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट पर आवर होगी, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि सरप्लस आवर्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एंड एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर्स कैन नॉट बी अरेंज ड्यू टू स्किल शॉर्टेज इन मार्केट। मार्केट में स्किल शॉर्ट है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, और आपके पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो भी फुल टाइम काम कर रही है, ओवर टाइम भी काम कर रही है। तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो स्किल लेबर आवर्स चाहिए वो ना तो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स अवेलेबल है क्योंकि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, और ना ही हम मार्केट से एडिशनल लेबर आवर्स जो हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं। रीजन इज कि मार्केट में स्किल शॉर्ट है और जो एग्जिस्टिंग वर्क जो भी स्किलफुल लोग हैं वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करने के लिए हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को रोक के किसी प्रोडक्ट से लेबर शिफ्ट करनी पड़ेगी इस प्रोडक्शन पे। उस सूरत में जाहिर है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन हो रही थी वहां से हम कुछ सीएम या बेनिफिट अर्न कर रहे थे, अब वो बेनिफिट हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे जी सीएम लॉस पर डायरेक्ट लेबर आवर। सीएम में कितनी कमी आ रही है पर डायरेक्ट लेबर आवर, हमें कितना नुकसान हो रहा है वहां से, मतलब वो काम फायदा हो रहा था ना, वो फायदा हमें
अब नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो जो CM हमारा जो बेनिफिट हमारा खत्म हो गया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हम बेसिक वेज रेट में CM लॉस पर आर जो है वो हम ऐड कर देते हैं और रेलेवेंट कॉस्ट पर आर होती है इन दोनों का सम, ठीक है जी। तो अभी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू जो है हम ये कॉन्सेप्ट्स जो है उन्हें अप्लाई भी करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के हवाले से, रेलेवेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हवाले से, ठीक है जी, और रेलेवेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के हवाले से, यू कैन आस्क, फिर हम फर्दर जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो होपफुली जो वॉइस जो है वो आवाज़ जो है वो सबको आ रही होगी, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड सिंपल है जी, फैक्ट्री ओवरहेड वो इंडायरेक्ट कॉस्ट है जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं इंडायरेक्ट कॉस्ट, इंडायरेक्ट मटेरियल है, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट अदर कॉस्ट है, जो भी इंडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में यूज हो रही है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड की रेलेवेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा हम उसको हम इस तरह से कोई स्केच ड्रा नहीं कर सकते। वो जनरल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो अप्लाई होंगे ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट फाइंड आउट करने में, ठीक है जी। तो फर्स्ट जनरल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So opportunity cost is ये मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ जी। कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ कम सुनाई दे रही है। मैं पूरा जो है वो जोर लगा के बोल रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ एक दो दिनों में जो है वो इक्विपमेंट जो है मैं साउंड के वाले से, वॉइस क्वालिटी के वाले से जो है वो चेंज कर लूँ और आपको जो है बेहतर सुनेगा जी फिर इंशाल्लाह। आज भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको जो है वो बेहतर सुनाई दे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ, या आप कॉस्ट ऑफ की बजाय आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मैक्सिमम बेनिफिट foregone in making a particular choice. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज 3 तरह की जॉब अवेलेबल है जी, जॉब 1 2 3, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है जी। हर चीज सेम है, सही है जी। हर चीज अगर सेम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी यहाँ पे सैलरी जो है वो 100,000 है, सैलरी के अलावा हर चीज सेम है, ठीक है जी। रुपीज पर मंथ है सपोज, यहाँ पे सैलरी सपोज 150,000 रुपीज पर मंथ है, एंड यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ऑफर है 180,000 रुपीज पर मंथ। एवरीथिंग एल्स इज सेम। एवरीथिंग एल्स क्या है जी, फॉर एग्जांपल जो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वल हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेम है, इंडस्ट्री सेम है ऑर्गेनाइजेशंस की, आपकी रेजिडेंस से जो डिस्टेंस है वो सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस ये सैलरी का फर्क है, ठीक है। तो आप डिसीजन उसी बुनियाद पे ले सकते हैं जो डिफरेंशियल हो, जो डिफर कर रही हो। अगर डिस्टेंस सेम है आपका, जो प्रोस्पेक्टिव ऑफिस है उनका ऑलमोस्ट सेम सेम डिस्टेंस है आपकी रेजिडेंस से, तो फिर आप डिस्टेंस की बेस पे जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते। करियर अपॉर्चुनिटीज आर सेम, यू कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज इन दैट केस, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल कल्चर सेम है तीन ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री सेम है, तो ये फैक्टर्स इस्तेमाल नहीं हो सकते डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी का फर्क है, तो जाहिर है फिर आप जॉब 3 चूज करेंगे। तो ये चूज करते हुए आपने मैक्सिमम बेनिफिट कौन सा छोड़ा, तो दो दो और पॉसिबिलिटीज थी ना। अब सेम टाइम में जाहिर है आप टाइमिंग सेम है, तो तीनों में से आप कोई एक जॉब कर सकते हैं। तो आपने जॉब 3 चूज कर ली, तो आपने मैक्सिमम बेनिफिट कौन सा छोड़ा है जॉब 3 जो है उसको चूज करने में, तो आपने जॉब 2 को छोड़ा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 150,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, प्रॉपर लिख देते हैं इसको जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग जॉब 3 इज
₹150,000। दोनों को सम नहीं करना है आपने, क्योंकि दोनों में से एक मुमकिन थी यहाँ पे, ये जॉब 1 या 2 में से एक थी ना मुमकिन, ठीक है जी। तो आपने मैक्सिमम कौन सा बेनिफिट छोड़ा जी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस सूरत में हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 150,000 हो जाएगी। तो ये हम पहले ऊपर अप्लाई भी कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट में अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं जी हायर ऑफ 1 एंड 2। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अब जो मटेरियल हमारे पास मौजूद है, मटेरियल इन स्टोर्स बट नॉट इन रेगुलर यूज, ऐसे मटेरियल की हम बात कर रहे थे उस स्केच में कि मटेरियल स्टोर्स में मौजूद है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। तो इस ऐसे मटेरियल का क्या किया जा सकता है, या तो हम उसको यूज करेंगे, कैन बी यूज्ड इन प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करें वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसको उसका कोई अल्टरनेट यूज अगर है तो कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कोई, या हम उसको सेल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम क्या चीज फार्गो करें, क्या चीज छोड़ें, हायर ऑफ दीज टू, हायर ऑफ अल्टरनेट यूज और डिस्पोजल वैल्यू। तो इन दोनों का जो हायर होगा वो यहां पे यूज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर दैट इज टू बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों का हायर है, ठीक है जी। सेम कॉन्सेप्ट जो है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने लिखा है रेलेवेंट कॉस्ट इज हायर देन हायर ऑफ 1 एंड 2, तो यही कॉन्सेप्ट इधर यूज हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही। और एक और मैंने आपको एग्जांपल दी है ये सर्टेन जॉब्स की, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट होती है। तो इकोनॉमिक्स में आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको नहीं देखा जाता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, बिजनेस को रन करना नहीं है, डिसीजंस लेना नहीं है उस तरह से, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग में इसका एक्सटेंसिव यूज है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये यूज नहीं होता। इसी तरह से कुछ कॉस्ट होती है अवॉइडेबल कॉस्ट, ये रेलिवेंट कॉस्ट होती है। अवॉइडेबल कॉस्ट ये मैं बताता हूँ क्या है, और अनअवॉइडेबल कॉस्ट ये रेलेवेंट है, जाहिर है। एक अवॉइडेबल अगर रेलेवेंट है तो अनअवॉइडेबल जाहिर है फिर ये इरेलेवेंट है। ये क्यों इरेलेवेंट है ये भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस अवॉइडेबल कॉस्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी जब हम देखेंगे क्वेश्चन में, और ये जो होगी ये इरेलेवेंट कॉस्ट होगी। सो अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड, that can be avoided by taking a decision, ठीक है। जिसको जो डिसीजन हमारे अंडर क्वेश्चन है, ठीक है, बाय टेकिंग डिसीजन अंडर क्वेश्चन। जो डिसीजन हम लेने चाह रहे हैं उससे अगर वो कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है डिसीजन लेने से, तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है, ठीक है। और अगर डिसीजन लेने ना लेने से फर्क ही ना कोई पड़ता हो तो वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट विल remain unaffected as consequence of our decision being made, ठीक है। जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके लेने ना लेने से उस कास्ट पे कोई फर्क ना पड़ता हो तो वो इरेलीवेंट कास्ट है, वो अनअवॉइडेबल कास्ट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी आपने बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट पढ़ी होंगी। अब फॉर एग्जांपल ये आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं ए बी सी एंड डी। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, आप सबको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग हो जाती हैं, और इसके बाद जो कॉस्ट लगती हैं ये वाली कॉस्ट जो हैं ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं, बाद की कॉस्ट हैं, कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और ये कौन सी कॉस्ट होती हैं, यहाँ तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की कॉस्ट वो कहलाती हैं ज्वाइंट कॉस्ट।
अब ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि जी प्रोडक्ट जो बी है उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। देखें ज्वाइंट कॉस्ट जो है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग में जो है इसका रोल है, इरेलीवेंट कॉस्ट अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। ये आपके कोर्स में डायरेक्टली ज्वाइंट कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग वगैरह कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, ठीक है जी। ये बेसिक कोर्स में होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वहां आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसको जरा ध्यान से सीख लें, अभी कोई मसला नहीं है। तो अगर ये कोर्स में होगी तो जाहिर है फिर हम डिटेल से कवर भी करेंगे। आई थिंक सो कि इस कोर्स में इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हैं कि जी प्रोडक्ट बी आपने देखा है कि आपको शक है इस पे कि आप ये लॉस पे जा रही है, सपोज ये कुछ अरसे से आपकी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो लॉस रिपोर्ट कर रहा है बी में। अब नो यू आर टेकिंग डिसीजन कि जी बी जो है इसको कंटिन्यू रखें या ना रखें, ठीक है। कंटिन्यू और ये डिसीजन आपके कोर्स में है, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन आपके कोर्स में है, ठीक है। कि शट डाउन कर दें या कंटिन्यू रखें, कि एक ये प्रोडक्ट है इसको हम खत्म कर दें, या डिवीजन है उसको खत्म कर दें, या प्रोडक्ट लाइन को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दें या उसको चलाते रहें। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ गई, ये डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आपके कोर्स में है, ठीक है जी। कि क्या करें आप इस केस में। अब इस केस में हम ज़ाहिर है वो देखेंगे कि जी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेवेन्यूज कितने हैं और कास्ट कितनी है। अगर हम कास्ट को ओवरस्टेट कर देते हैं तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो, राइट। तो इसलिए कास्ट, देखिए कास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस भी हम पढ़ेंगे जी, वो भी आपके कोर्स में। एनीवेज फिलहाल मुझे एग्जांपल आप एक जो है वो समझाने देंगे कि ये अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट की मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं कि जी हम कंटिन्यू करें या शट डाउन करें। आपके कंटिन्यू करने से ज्वाइंट कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कंटिन्यू करना तो बिल्कुल वही है ना, जो करंट प्रोसेसेस हैं वही चलते जा रहे हैं, ज्वाइंट कॉस्ट इनकर करने। अगर आप शट डाउन भी कर देते हैं, अगर हम बी को शट डाउन कर दें, बी बनाना छोड़ दें, स्टिल यहां तक तो हमें आना पड़ेगा ना, हम ए बी और ए सी और डी तो बना रहे हैं, तो वी कैन नॉट अवॉइड ज्वाइंट कॉस्ट। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट हम शट डाउन कर दें तो हम ज्वाइंट कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। लेकिन ये जो कॉस्ट है, ये वाली बी की कॉस्ट, ये हम अनअवॉइड कर सकते, ये अवॉइडेबल है। तो बी का जब हम शट डाउन डिसीजन लेंगे तो बी की जो कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, ठीक है, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर हम बी बनाना छोड़ दें तो ये कॉस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं, दिस विल बी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। तो डिसीजन मेकिंग से हम इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम शट डाउन डिसीजन ले लेते हैं दिस विल बी अवॉइडेड। लेकिन अगर हम शट डाउन डिसीजन ले भी लें तो जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो अवॉइड नहीं कर सकेंगे हम, ए सी और डी तो फिर भी बना रहे हैं आप, ठीक है। तो इन दैट केस ये कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन हम जब बी के ले रहे होंगे तो बी की जो बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है ये रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि अवॉइडेबल है, और ज्वाइंट कॉस्ट इस सूरत में अनअवॉइडेबल है, ठीक है, क्योंकि वो हम अवॉइड नहीं कर सकेंगे अगर हम बी को शट डाउन भी कर दें। तो सर्टेन डिसीजन से हम कुछ अगर बचा सकते हैं, कोई कास्ट बचा सकते हैं, तो वो अवॉइडेबल कास्ट होगी, वो रेलेवेंट कास्ट होगी, उस डिसीजन के लेने में वो हम कैलकुलेशंस में शामिल करेंगे। और ज्वाइंट कास्ट क्योंकि हम अवॉइड ही नहीं कर सकते तो इसको कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगर आप इसे भी शामिल करते हैं तो इसका मतलब है आपने इजाफी कास्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में शामिल कर दी, और वो आपको रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके जा सकती है। तो ये सारों को क्लियर है जी, अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की 3 डिविजन हैं, सपोज ए बी एंड सी, देयर आर 3 डिविजन। आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने किया था पंफलेट्स के हवाले से, पंफलेट ए बी एंड सी। उसमें हमारे पास रेवेन्यूज थे, रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस किए, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, और सीएम आ जाता है हमारे पास। डिफरेंस जो है इन तीनों का आप सीएम निकाल सकते हैं, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। तो
एक चीज होती है स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट वो है जो खास ए बी या सी डिवीजन से ताल्लुक रखती है, ठीक है जी, इसको स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कह दिए। अब ये जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है ये अवॉइडेबल कॉस्ट है ना, अगर हम ए बनाना छोड़ दें तो इसको बचा सकते हैं। कोई भी अगर हम फैसला ले लें हम ए को बनाएं या बनाते रहें या डिसकंटिन्यू कर दें, तो अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो यू कैन अवॉइड दिस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। एक चीज होती है अपोर्शनड अपोर्शनड जनरल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये अपोर्शनड है, ये अगर हम ए बनाना छोड़ भी दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो दो में अपोर्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है अगर ये कॉस्ट भी है अपोर्शन जनरल फिक्स कॉस्ट, तो ये जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट होती है ये अवॉइडेबल होती है, कि मतलब प्रोडक्ट एक्टिविटी खत्म करने से ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ये जो अपोर्शन जनरल फिक्स कॉस्ट है ये अनअवॉइडेबल है। तो जब हम शट डाउन डिसीजंस ले रहे होंगे तो हम ऐसी जनरल फिक्स कॉस्ट वगैरह को एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इरेलेवेंट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, ये जो प्रॉफिट और लॉसेस आते हैं ये मिसलीडिंग है। अगर यहाँ पे लॉस आ रहा है ए में, तो लॉस भी नहीं है कि ए लॉस मेकिंग है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आप माइनस करें ना, इसलिए मे भी लॉस आ रहा हो। अगर हम ए बनाना छोड़ दें तो ये कॉस्ट फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तीन हिस्सों में डिवाइड होने की बजाय, तो उससे कंपनी को लॉस भी हो सकता है फर्दर। तो ये हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि जी मे भी यहाँ पे आपको लॉस दिखाई दे रहा हो, और ऐसा अकाउंटेंट जो रेलेवेंट कॉस्टिंग को ना समझता हो, या ऐसा इंडिविजुअल जो है वो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर हो, उसको नॉलेज ना हो रेलेवेंट कॉस्टिंग का, तो ऐसी प्रोडक्ट को जो यहाँ जिस तरह से ए नेगेटिव शो हो रहा है, लॉस शो हो रहा है, वो ऐसी प्रोडक्ट को शट डाउन कर सकते हैं और बाद में जो है वो उन्हें लॉसेस होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जब हम शट डाउन डिसीजंस ले रहे हों, ठीक है जी, शट डाउन या कंटिन्यू डिसीजंस ले रहे हों, तो उस सूरत में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट जो है अवॉइडेबल है और कौन सी अनअवॉइडेबल है, कौन सी कॉस्ट को आपको कैलकुलेशंस का हिस्सा बनाना चाहिए टू रीच द राइट डिसीजंस, और कौन सी कॉस्ट को हमें छोड़ देना चाहिए, एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर वो हम शामिल करते हैं तो गलत डिसीजन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो या ये आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एक होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कोई कॉस्ट बढ़ रही है किसी डिसीजन लेने की वजह से, कॉस्ट जब भी चेंज हो रही होगी, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, उसको कहते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इन दोनों के लिए एक ही टर्म है, उसको कहते हैं जी डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर किसी डिसीजन की वजह से कॉस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में, इधर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन इधर केस जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट है, और ऐसी कॉस्ट को हम एनालिसिस का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ कमिटेड कॉस्ट होती हैं, कमिटेड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशन से निकला है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो कमिटेड कॉस्ट जो है ये आप ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हैं, ठीक है जी, बस इसकी पेमेंट वगैरह करना बाकी है, ठीक है जी। कमिटेड कॉस्ट या संक कॉस्ट, ये संक कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी होती है, ठीक है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, ये आपकी मर्जी, आपके डिसीजन लेने से चेंज हो सकती है, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो इसमें जाहिर है फिर सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज हो सकते हैं। तो मटेरियल के लिए जो है वो हमने सीखा है स्पेसिफिक रूल्स हैं, ये मटेरियल के स्पेसिफिक रूल्स हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है तो वो जनरल रूल्स के मुताबिक हम डील करेंगे। आमतौर पे यही चीज़ें होती हैं जी मटेरियल से रिलेटेड। लेबर के स्पेसिफिक रूल्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ फेस करते हैं तो दीज आर द जनरल रूल्स टू बी यूज्ड इन कंक्लूडिंग which of the costs are relevant and to what extent those costs are relevant, ठीक है। तो उनका क्वांटम और उनकी नेचर को फिर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है जी, कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इन चीज़ों को सामने रखते हुए फिर आपने देखना होता है जनरल रूल्स को सामने रखते हुए कि कौन सी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट जो है वो इरेलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसमें मेक और बाय तो हम खैर वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें शट डाउन डिसीजंस हैं, ठीक है। इसमें
स्पेशल ऑर्डर्स जो आ जाएंगे उनको हम देखेंगे कैसे डील करना है, सेल और प्रोसेस फर्दर के डिसीजंस हैं, प्राइसिंग डिसीजंस हैं। तो ये बहुत सी जगहों पे जो है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के जो कंसेप्ट अभी हमने देखे हैं ये इस्तेमाल होंगे। तो अभी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सही, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ये रेलेवेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के जो कंसेप्ट अभी हमने देखे हैं उससे रिलेटेड है। तो ये कोलिन ड्रूरे से चैप्टर नंबर 9 है जो रेलेवेंट कॉस्टिंग का है, ठीक है। चैप्टर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑल ऑफ अ कंपनी स्किल्ड लेबर विच इज पेड ए पाउंड स्टर्लिंग, हम रुपीज में डील करेंगे, 8 रुपीज पर आवर इज फुल्ली एम्प्लॉयड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट टू विच द फॉलोइंग डेटा रेफर। ठीक है, तो एक स्किल्ड लेबर है और स्किल्ड लेबर के जो आपको बता रहे हैं कि वेज रेट की फिगर है वो 8 पाउंड स्टर्लिंग पर आवर है, ठीक है। तो ये 8 रुपीज हम डील कर रहे हैं, 8 रुपीज पर आवर है। अब आपको ये डेटा दिया हुआ है जो ये ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड है, फुल्ली एम्प्लॉयड, इनके पास कोई एक्स्ट्रा आवर्स नहीं है कि वो किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकें। तो जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस 60 है, उसमें 20 रुपीज इनकी लेबर कॉस्ट लग जाती है, 15 रुपीज के ओवरहेड्स हैं, अदर कॉस्ट हैं, मटेरियल और अदर कॉस्ट, और ओवरहेड्स भी इसमें शामिल हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और CM25, ठीक है। कह रहे कंपनी इज एवेल्युएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स 90 स्किल्ड लेबर आवर्स टू कंप्लीट, नो अदर सप्लाईज ऑफ स्किल्ड लेबर आर अवेलेबल, ठीक है। तो लेबर शॉर्टेज है और ये भी फुल्ली एम्प्लॉयड है और लेबर भी शॉर्ट है, तो ये कौन सा केस है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये थर्ड केस है ये वाला, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ये केस है, ठीक है, कि जी लेबर फुल्ली एंगेज्ड है, सरप्लस आवर्स आर नॉट अवेलेबल एंड एडिशनल लेबर आवर्स कैन नॉट बी अरेंज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल। तो यही यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि कंपनी इज एवेल्युएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, 90 आवर्स चाहिए, नो अदर सप्लाईज ऑफ स्किल लेबर आर अवेलेबल, कोई और सप्लाईज भी अवेलेबल नहीं है और ये भी फुल्ली एंगेज्ड है। तीसरे केस में हमने आपको याद होगा रेलेवेंट कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर्स बराबर है वेज रेट प्लस CM लॉस पर डायरेक्ट लेबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 90 आवर्स कहां से आएंगे, हम ये वाली प्रोडक्शन को रोकेंगे, इस प्रोडक्शन को रोक के शिफ्ट करेंगे, लेबर को 90 आवर्स शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो शिफ्ट करेंगे तो ये 25 रुपीज जो आप अर्न कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो वेज रेट कितना है, 8 रुपीज हम डील करें जी, रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये CM लॉस पर डायरेक्ट लेबर आवर है, पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये तो पर यूनिट है ना, पर डायरेक्ट लेबर आवर तो नहीं है, पर यूनिट है। हम देखेंगे कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं, तो कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं जी इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट में कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं, आपको तो बताया ही नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है कि ये आप देख रहे हैं लेबर कॉस्ट कितनी है 20, तो 1 घंटे की लेबर कॉस्ट कितनी है 8, तो 20 कितने घंटों की लेबर कॉस्ट है, 20 को डिवाइड कर देंगे आप 8 से, तो सिंपल 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स एक प्रोडक्ट में, ये 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स में आप 25 रुपीज अर्न करें, तो पर डायरेक्ट लेबर आवर कितना अर्न करें, ठीक है। तो 25 रुपीज पर यूनिट डिवाइडेड बाय 2.5 रुपीज पर, सॉरी आवर्स पर यूनिट, तो ये आ जाएगा CM पर आवर 10, तो 8 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर प्लस 10 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो यहां से जब आप आर शिफ्ट करेंगे इस प्रोडक्शन में, तो आपको 10 रुपीज पर आर का लॉस होना शुरू हो जाएगा ना, जो फायदा हो रहा था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो वो लॉस के इक्विवेलेंट है एक तरह से। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट पर आर है, आपसे वो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पूछ रहे हैं 90 आवर्स की, तो टोटल रेलेवेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इस सूरत में कितनी होगी, तो 18 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर इंटू
90 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। आई थिंक सो ये 720 बनेगा, ठीक, 720 रुपीज। ये हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट। अगर कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस रिलेटिंग टू दिस एमसीक्यू। तो ये मैं कंफर्म भी कर देता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, बताएंगे। सो ये 1620 बनता है जी हमारे पास, 18 इंटू 90, तो 1620 हमारे पास वैल्यू बनती है यहाँ। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो जी पूछ सकते हैं। 720 तो तब बनेगा जब सिर्फ 8 हो, 8 इंटू 90। तो ये हमारे पास आंसर है जी, सी, ठीक है। तो ये तो था जी हमारे पास लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का हमने कल भी डिस्कस किया था, फर्दर भी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है मटेरियल कॉस्ट की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखें, मटेरियल कॉस्ट को भी हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये तो भी फिलहाल एमसीक्यूज हैं, और डिटेल से जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उस पर फिर सारी कॉस्ट होंगी, इसमें मटेरियल कॉस्ट होगी, साथ में लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, एवरीथिंग विल बी टुगेदर। ये क्वेश्चन देखें, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से। एमसीक्यू है, कह रहे कंपनी हैज जस्ट सिक्योर्ड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्स 500 आवर्स, 500 घंटे चाहिए जी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। सो देयर आर 400 आवर्स ऑफ स्पेयर लेबर कैपेसिटी। अब ये स्पेयर लेबर कैपेसिटी है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मटेरियल की हमने पूरे स्केच को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम ये मटेरियल का पूरा पूरा स्केच जो है, आप वो लेक्चर 5 की अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें आपको मटेरियल का जो स्केच यहाँ पे आज आपने देखा है उसकी मुकम्मल एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ हुआ है, जो उसमें हर ब्लॉक को जो स्केच का हिस्सा है उसको अलग अलग डिस्कस कर रहा है, राइट। आज ये हम लेबर की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम लेंथी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, उसमें सारी चीजें इकट्ठी होंगी, ठीक है। सो 400 आवर्स जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। ये स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है ऑलरेडी हम पे करें और मजीद जो है वो कोई पेमेंट जो है वो आपको इन 400 आवर्स की नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये स्टूडेंट हैं जी, कह रहे हैं जी कोई ये जो आंसर है इस पर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं। कोई गलती है उस पर वो भी बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन उसमें पूछना चाहते हैं, उसकी कोई आप इंटरप्रिटेशन पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप जो है वो जाहिर है आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं। रिमेनिंग आवर्स कुड बी वर्कड एज ओवर टाइम। तो हमने डिस्कस, अब देखें ये 400 आवर्स हमारे पास सरप्लस है ना, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी, ये आप एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स से काम करवा लेंगे। 100 आवर्स हमें मजीद चाहिए, वो कह रहे हैं हम एज अ ओवर टाइम काम करवा सकते हैं, टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ का क्या मीनिंग है, ठीक है, कि जो रेट हम उनको ऑलरेडी दे रहे हैं उसमें उसका हाफ फर्दर हम उनको देंगे, ठीक है, 150% देंगे, उसका मतलब 1.5 टाइम्स। लेबर कुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन। क्या अब देखें कह रहे हैं या तो हम ओवर टाइम काम करवा सकते हैं, ओवर टाइम वर्क भी करवा सकते हैं, या हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो डाइवर्जन ऑफ वर्क फोर्स, ऑलरेडी वो कोई काम कर रहे हैं फ्रॉम अदर वर्क, उनके और दूसरे काम से हम डाइवर्ट कर सकते हैं वर्क फोर्स को, ठीक है। अब हम कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी वो ये पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं प्रोडक्ट एक्स करंटली अर्न्स अ सीएम, वो मतलब हम एक्स से अदर वर्क कौन सा है, प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स जो है उनका करंट सीएम कह रहे हैं कितना जी, 4 है, 4 रुपीज हम डील करें इन 2 आवर्स। पर आवर कितना हो गया, पर आवर हो गया ना 2। अगर हम यहां से लेबर हटा देंगे तो हर लेबर आवर के बदले हमें 2 रुपीज का सीएम लॉस हो जाएगा। तो डाइवर्जन के केस में हम बेसिक वेज रेट कितना है, ठीक है, लेबर इज करंटली पेड एट 12 पर आवर, तो बेसिक वेज रेट इज 12। बेसिक वेज रेट में हमने ऐड कर दिया सीएम लॉस पर आवर, कि 2 रुपीज का जो लॉस होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
वो हम ऐड कर देंगे बेसिक वेज रेट। तो 14 रुपीज पर आवर जो है, ये पर यूनिट नहीं है जी, हमारे पास ये जो फिगर्स हैं ये रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है जी। ये पर आवर वेज है 12 रुपीज, और ये सीएम लॉस पर डायरेक्ट लेबर आवर है। तो 14 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारा, हमारी जो कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट है, और 100 आवर्स हमें चाहिए। तो 1400 रुपीज जो है ये हमें इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक हमारे पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में 12 रुपए हमें वेज रेट देना पड़ेगा, 2 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है वहां से प्रोडक्शन ना करने की वजह से, तो हमारी कॉस्ट जो आ रही है 1400 रुपीज आ रही है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम ओवर टाइम काम करवा लें, ओवर टाइम वर्क। अगर हम ओवर टाइम काम करवाते हैं तो इस सूरत में कह रहे हैं 12 रुपए तो हम उन्हें दे रहे हैं, टाइम एंड हाफ का मतलब है इसका हाफ हम उन्हें एक्स्ट्रा देंगे 6 रुपीज पर आवर। तो ऐसी सूरत में आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 18 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है जी, इंटू 100 इक्वल्स टू 1800। तो आप कौन सी कॉस्ट की तरफ जाएंगे? जाहिर है आप मिनिमम कॉस्ट पे काम करना चाहेंगे ना, 1800 तो नहीं आप पे करेंगे। एक काम आप 1400 में करवा सकते हैं तो 1400 में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी ये 1400 होगी, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि एक चीज आपके पास है उसके मल्टीपल यूजेस आप करें, ठीक है। एक चीज आपके पास कोई मटेरियल मौजूद है उसके मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्टेन चूज कर लेते हैं या अगर ये चूज कर लेते हैं तो मैक्सिमम छोड़ कौन से बेनिफिट रहे हैं उनका हाईएस्ट आएगा ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तब आती है जब आपके पास कोई रिसोर्स हो। ये तो आप डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो अरेंज कर रहे हैं, तो जाहिर है लोएस्ट कॉस्ट पे आप अरेंज करेंगे। तो 1400 आपके पास एक ऑप्शन की कॉस्ट है, दूसरी ऑप्शन की कॉस्ट आपके पास 1800 है। तो जाहिर है कोई चीज आपको 1400 में मिल रही है, वाई वुड यू बी विलिंग टू पे 1800 फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो 100 आवर्स आपको 1400 में मिल रहे हैं, वाई वुड यू गो फॉर 1800 रुपीज, ठीक है। तो आप 1400 में उसको एक्वायर करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो 1400 इज द रेलेवेंट कॉस्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्वेश्चन का मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ कि जो कोई अगर कमेंट वगैरह कोई भी आप करना चाहें, कोई बात है, कोई एनीथिंग यू कैन आस्क। एक ये क्वेश्चन हमने किया था जी प्रीवियस, इसमें अगर कोई आप पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट का आप कह रहे हैं कोई करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। और अभी जो हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किया है लेबर आवर्स का ही, लेबर कॉस्ट का ही, तो वो भी आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन लेबर का मुकम्मल स्केच डिस्कस हो गया कि जी सरप्लस आवर्स आप देख रहे हैं 400 का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, 400 जीरो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ऑलरेडी आप पे करें। प्रोजेक्ट लेने ना लेने से ये 400 आवर्स की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी पे कर रहे हैं आप। प्रोजेक्ट ना भी लें तब भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट लेने से कोई इजाफा नहीं हुआ कॉस्ट में, कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है 400 आवर्स की। ये हमने लेबर कॉस्ट में ऑलरेडी भी ये अलग से भी सीखा है हमने कि अगर सरप्लस आवर्स हों उनकी लेबर कॉस्ट पर आवर जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ये अलग से भी सीखा है। और एक जनरल कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा है कि 400 रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो इंक्रीमेंटल हो। तो 400 कॉस्ट की कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑलरेडी पे हो रही है, कोई इजाफा उसमें नहीं है, इसलिए हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है तो वो इरेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो दो तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब कॉस्ट ये अब इसकी जरूरत क्या है, ये अजान हो रही है जी, अजान के बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इन्हें रिज्यूम के ये कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चंस में कैसे करेंगे कि हमने देखा है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, अदर कॉस्ट भी है, ओवरहेड्स वगैरह भी हैं। तो जब हम प्रॉपर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें जाहिर है हम मटेरियल कॉस्ट, रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट अलग निकालेंगे, उसमें रेलेवेंट लेबर कॉस्ट ऐड होगी, उसमें रेलेवेंट ओवरहेड्स ऐड होंगे, उस प्रोजेक्ट की टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आएगी। हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं। अगर उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कम है और रेवेन्यूज ज्यादा हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं उसको रिकमेंड करेंगे। अगर हम देखते हैं कि जी रेलेवेंट कॉस्ट ज्यादा है
और इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज कम है, रेवेन्यूज 9 लाख के हैं, रेलेवेंट कॉस्ट 10 लाख आ गई, 1 मिलियन आ गई, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज होगा। ये फिलहाल मैं आपको छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ ना। लेबर कॉस्ट की हम अलग से देखा है, कल लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल कॉस्ट को अलग से देखा था। ठीक है, अभी हम एक दो क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज ही हम कर लें, आपको थोड़ा सा एक होलसम व्यू भी मिल जाए कि हम जो है वो टोटल कैसे यूज करें हैं चीज़ों को। ठीक है, ये कैसे जो है वो पूरे प्रोजेक्ट्स में हमें हेल्प करेंगी कि हम उन्हें रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो एक और ये मटेरियल कॉस्ट की एक तरह से आपकी जो कल का लेक्चर है उसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग में है, तो वो तो डिसीजन ले चुके हुए हैं ना आप ऑलरेडी। ये सर्टन कह रहे हैं जी रेलेवेंट टू करंट प्रोजेक्ट, तो अगर तो ये तो है हम फ्यूचर अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर कर रहे हैं कि जी हम इसे कंटिन्यू करें, ये मतलब एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो एनीवेज यहाँ पे आप देखें जी 9.17, तो कह रहे हैं XPLC इंटेंड्स टू यूज रेलेवेंट कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस फॉर अ स्पेशल ऑर्डर। रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं। प्रिंटिंग ऑफ अ ब्रोशर, the brochure requires a particular type of paper that is not regularly used by XPLC although a limited amount is in। अब जो स्पेशल ऑर्डर आया है ना उसके लिए खास पेपर की कह रहे हैं जरूरत है। वो स्पेशल ऑर्डर है कंपनी के लिए, इसका मतलब कंपनी उस तरह के ब्रोशर रेगुलरली नहीं बनाती। ठीक है, तो ब्रोशर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर दैट इज नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय XPLC although a limited amount in the XPLC's inventory was left over from a previous job। एक पहले ऑर्डर उन्होंने लिया था, उससे कुछ इन्वेंट्री बची हुई है, वो अवेलेबल इन स्टोर्स है। द कॉस्ट व्हेन XPLC bought this paper was, जब वो पेपर खरीदा था उसकी कॉस्ट ये संक कॉस्ट है। ठीक है, यही रेलेवेंट है, संक कॉस्ट। 100 रीम्स इन्वेंट्री के मौजूद हैं, वो 15 पे परचेज किए थे, 15 तो संक कॉस्ट हो गई आपकी। ठीक है, ब्रोशर की आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल कितने आपको रीम्स चाहिए, 250 रीम्स चाहिए। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द पेपर इज 26 रीम्स, तो 26 पर रीम। ठीक है, ये करंट प्राइस है। एंड द रीसेल वैल्यू इज 10 पर रीम। अब आप इधर आ जाएंगे, ये मटेरियल का स्केच है जी हमारे पास। कितने रीम्स चाहिए, 250। हमारे पास कितने हैं, 100 स्टोर्स में है या यस, 150 स्टोर्स में नहीं है। 150 की रेलेवेंट कॉस्ट करंट परचेज प्राइस है, तो करंट 150 की रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो करंट परचेज प्राइस है। कितनी है करंट परचेज प्राइस, 26। ठीक है, तो 150 रीम्स इंटू 26 रुपीज पर रीम। ठीक है, और बाकी जो 100 रीम्स हैं उनकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो हमारे पास स्टोर्स में है, यस। ठीक है, तो हमें इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जी स्टोर्स में है, और ये भी बताया है कि जी रेगुलर यूज में नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर यूज में नहीं है तो क्या है फिर यहाँ पे आप, ठीक है, कि रेगुलर यूज में नहीं, आप नो पे आ गए, तो हायर ऑफ 1 एंड 2 ये। अब उसका कोई अल्टरनेट यूज है नहीं है, बताया ही नहीं क्वेश्चन में ना, सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू बताई है, तो डिस्पोजल वैल्यू ही उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो जो 100 ड्रीम्स हैं ये, इसकी सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू बताई है 10, कोई अल्टरनेट यूज उसका नहीं बताया। तो इंटू 10 रुपीज पर रीम, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 150 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बनता है जी 3900, और यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल 1000 बनता है, तो 4900 जो है वो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है मटेरियल की इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जब हम मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट शामिल करेंगे, दैट शुड बी 4900। बाकी इसमें ज़ाहिर है वो लेबर कॉस्ट भी रेलेवेंट आएगी, डेटा दिया होगा।
रेलेवेंट अदर कॉस्ट भी शामिल करेंगे हम, जो ओवरहेड्स वगैरह हैं, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें हमने फिर क्वेश्चन में जो है वो देखनी है, और उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है वो चलेंगी डेटा के मुताबिक। तो ज़ाहिर है सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही नहीं हम शामिल करेंगे, या सिर्फ लेबर कॉस्ट ही नहीं शामिल होगी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन में। ये मैं रेज कर रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो इन वैल्यूज़ को समझते हुए जो है वो रिलेट ना करें। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें यू कैन आस्क, ठीक है। जो अभी ये रिसेंट क्वेश्चन हमने किया है बहुत आसान है। इसके बाद आप देखेंगे, एक हम कोशिश करते हैं कि जी इस स्टेज पे एक लेंथी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, और फिर थोड़ा से शॉर्ट क्वेश्चन जो है फिर हम दोबारा से सॉल्व कर लें। तो उससे ये होगा कि आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर एमसीक्यू से जो है वो तंग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे जी आप, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो यूज़ होंगे। तो ये कैफ 8 से चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है ये, कैफ 8 से, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 12 से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जी, कैफ 8 से। तो इसको हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको फर्दर जो है वो सॉल्व, इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। कह रहे हैं फजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज करंटली निगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी जो है वो मिलेंगी इसमें, तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है जी, कि किस तरह से ये यूज़ हो रही है, कैसे हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। कह रहे हैं जी फजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज करंटली निगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स टू के मार्ट, कि के मार्ट को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करें। के मार्ट finally offered to sign a one year contract at lump sum price of 19 million। 19 मिलियन वो पे करने को तैयार है जी आपको। इन्होंने कॉस्ट कितनी निकाली हुई है देखें जी, नीचे ये जो टेबल बना हुआ है इसकी आखिर में देखें तो ये 20.71 मिलियन। के मार्ट कितना ऑफर करें, वो कह रहे हैं जी हम 19 मिलियन पे करेंगे। ये कहते हैं जी कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट कितनी है इनकी नजर में, 20.171 मिलियन। तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, कह रहे जी हमें आप 19 मिलियन पे करें, कास्ट हमारी 20.71 मिलियन है, तो दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल टू अस, ठीक है। तो ये रॉन्ग रिजेक्शन कर रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि क्यों रिजेक्ट हो गया ये, क्योंकि ये इन्होंने कैलकुलेशंस की हुई है गलत हैं। ये गलत अमाउंट डाली हुई है, देखें आप एक्स की हिस्टोरिकल कॉस्ट डाली हुई है। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो मैंने बताया संक कॉस्ट होती है, इसका क्या ताल्लुक है फ्यूचर से, कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आपने 1.15 मिलियन का खरीदा था, अब इसका फ्यूचर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, डिसीजन मेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वाई भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डाला हुआ है, ये संक कॉस्ट है, गलत अमाउंट डाली हुई है। तो ये गलत अमाउंट्स डाल डाल के इन्होंने टोटल कॉस्ट को 20.71 मिलियन तक पहुंचा दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का, ये बेनिफिशियल नहीं है फजल इंडस्ट्रीज के लिए। तो अकाउंटेंट्स ने क्या किया, इसको रिजेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो हालांकि ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो। कास्ट अकाउंटेंट ये बात समझ रहे हैं जो मैंने भी बात की है, कि रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है अगर आप गलत कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हैं। तो कास्ट अकाउंटेंट ऑफ फजल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिलीव्स दैट द ऑफर्ड प्राइस इज टू लो। वो कह रहा है बहुत कम पैसे दे रहे हैं जी, वो हमारी कॉस्ट 20.7 मिलियन है। हाउएवर द मैनेजमेंट हैज आस्क्ड यू टू रीअसेस द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट आपको कह रही है रीअसेस करें, इसको दोबारा कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन दोबारा से करें, और जो कैलकुलेशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं रॉन्ग कैलकुलेशंस जो थी वो ये हैं, ठीक है। इनको टोटल करें ना, अगर 1.5 मिलियन, 1.35 मिलियन, 2.25 मिलियन, तो टोटल ये नहीं बनता। क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्यूरेसी हमें चाहिए। ये जो कॉस्ट है ना 2.25 मिलियन, ये अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हम करेक्शन करें, क्योंकि इनका सोल्यूशन इस तरह से हुआ है। और सुपरविजन कॉस्ट जो है वो 8-10,000 है, वो इस टेबल में शामिल होगी, ये 8-10,000। फिर ये बराबर आएगी 20.71 मिलियन के, ठीक है।
इनको अगर आप ऐड करते हैं इन कॉस्ट को, तो डेट इज लेस देन 20.7 मिलियन। क्वेश्चन में एक फिगर मिसिंग है, वो 8,10,000 की फिगर आपने इधर शामिल करनी है, ठीक है, इस टेबल में। तो खैर वो एक मिसिंग थी, वो क्वेश्चन को एक्यूरेट हमने करना है। तो अब हम इसी टेबल, इसी फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो नई कॉस्ट कैलकुलेशंस करते हैं, और साथ साथ वो पॉइंट्स का रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद के मार्ट के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं आप, और उसके हवाले से ये जो स्टेटमेंट है ये आपको कॉस्ट कैलकुलेशंस, रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेशंस शो कर रही है। तो ये आपका टाइटल हो गया स्टेटमेंट के हवाले से, और साथ में हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगी जी रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट, रेलेवेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट। तो इसमें मटेरियल एक्स आ जाएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे देखें मटेरियल एक्स की क्या वैल्यू है, 1.5 मिलियन, और ये तो संक कॉस्ट है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, गलत है। इसका 0.1 आपको बताया, 0.1 आकर हम पढ़ लें। कह रहे मटेरियल एक्स इज अवेलेबल इन स्टॉक, स्टॉक में मौजूद है, ठीक है। इट हैज नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, रेगुलर यूज में नहीं है, है ना। स्टॉक में मौजूद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, रेगुलर यूज में है या नहीं। तो रेगुलर यूज में नहीं है, तो फिर दो हायर ऑफ 1 और 2, अल्टरनेट यूज या डिस्पोजल वैल्यू। तो डिस्पोजल वैल्यू तो नहीं बताई उन्होंने, लेकिन अल्टरनेट यूज बता दिया है कि बिकॉज ये क्यों रेगुलर यूज में नहीं है, क्यों पड़ा हुआ है अभी तक, बिकॉज द सब्सटीट्यूट इज करंटली अवेलेबल एट 20% लेस, 20% चीपर पे एक सब्सटीट्यूट मिल जाता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है इसका 20% चीपर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अल्टरनेट यूज जो है वो इस वैल्यू का 20% कम करके आएगा। इसको 20% कम कर दें अगर हम, तो इससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, 80%, 20% कम कर दिया। तो इसको हम अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अल्टरनेट हमें 1.2 मिलियन का मिल जाता है। तो 1.2 मिलियन का हमें नहीं खरीदना पड़ेगा अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो 1.2 मिलियन बेनिफिट होगा हमारा अल्टरनेट यूज से। ये सबको क्लियर होना चाहिए। एनी क्वेश्चन अगर यहाँ तक आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ना, वो 80% पे मिल जाता है, तो 80% बेनिफिट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मटेरियल वाई, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डाला हुआ है, गलत है, संक कॉस्ट है ये। तो 1.35 मिलियन इसकी संक कॉस्ट है। अब हमने देखना है इसका जो पॉइंट नंबर 2 में जो है फर्दर डेटा आपको इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, ठीक है जी। पॉइंट 2 देख लें, मटेरियल वाई वाज ऑर्डर्ड फॉर एन अदर कॉन्ट्रैक्ट, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल इन स्टोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जी वो रेगुलर यूज में है या नहीं, तो रेगुलर यूज में नहीं है। तो क्या हम देखते हैं हायर ऑफ अल्टरनेट यूज या एनआरवी डिस्पोजल वैल्यू। इसका अल्टरनेट यूज नहीं दिया हुआ, ये डिस्पोजल वैल्यू ही इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है, 1.47 मिलियन। तो मटेरियल वाई जो है 1.47 मिलियन पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी सब। थर्ड थर्ड जो है वो मटेरियल जी है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहे इस स्टेज पे। पॉइंट नंबर 3 जो है वो बता रहे हैं टोटल कॉस्ट 62.25 मिलियन, मटेरियल जी इज नॉट इन स्टॉक। कोई डेटा नहीं हमें दिया हुआ मटेरियल का किसी किस्म का भी, तो हम फिर अजम्पशन लेंगे कि ये जो वैल्यू है 2.25 मिलियन ये करंट परचेज प्राइस में, स्टॉक में नहीं है ना मटेरियल, तो हमें खरीदना पड़ेगा। कितने का खरीदेंगे, 2.25 मिलियन का। ये अजम्पशन है हमारी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये करंट परचेज प्राइस पे दी हुई है। तो मटेरियल जी की जो वैल्यू है वो यही आ जाएगी 2.25 मिलियन। इन्हें ऐड कर देंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, रेलेवेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन आप
कि माइंड में आ रहा है तो यू शुड आस्क, ताकि क्वेश्चन का जो बाकी पार्ट है उसमें फिर आपको मुश्किल ना हो समझने में। तो 4.92 मिलियन ये टोटल रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जी रेलेवेंट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर नहीं मैं लिख रहा, ठीक है, सिर्फ लेबर कॉस्ट लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन भी आ रही है ना, सुपरविजन तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट तो फिर वो डायरेक्ट में तो नहीं लिख सकते आप उसको, तो इसलिए मैं डायरेक्ट का वर्ड नहीं लिख रहा हूँ यहाँ में। इसके तीन हिस्से हैं, स्किल्ड सबसे पहले, फिर अनस्किल्ड है, फिर सुपरविजन है। अब ये स्किल्ड वाली चीज को आपने जरा ध्यान से सीखना है। स्किल्ड लेबर कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4.05 मिलियन, 4.05 मिलियन। अब इसके नोट पे आप आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है जी, इसमें ये जरा ध्यान से सीखेंगे, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस हैं, ठीक है, और बुक्स में भी कुछ मसले मसाइल हैं, तो इसको जरा ध्यान से सीख लें। जो पाकिस्तानी बुक्स हैं उसमें थोड़े से इश्यूज हैं, कोलिन ड्रूरे में कोई मसला नहीं है, गैरिजन नूरीन में कोई इशू नहीं है। स्किल लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये एक स्किल लेबर है, स्किल लेबर ये कह रहे हैं कि ये अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन ये एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी काम कर सकता है, जो हम के मार्ट का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे काम कर सकता है स्किल लेबर, ठीक है, इधर, या वो अदर अदर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो ना, स्किल लेबर कैन वर्क ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर सकता है, ठीक है। या तीसरा है कि हमें इनकी फिर जरूरत ही नहीं है, अगर हमने ये के मार्ट वाला काम नहीं करवाना और अदर काम भी नहीं करवाना तो फिर हम इन्हें ले ऑफ कर देंगे, फिर हमें स्किल लेबर की जरूरत नहीं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं कि अगर हम ये चूज कर लें तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी ये रिसोर्स हमारे पास है ना, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों का हायर, अदर कॉन्ट्रैक्ट और ले ऑफ का। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स अब वो आगे बता रहे हैं आपको, स्किल लेबर कैन work on other contracts which are presently operated by a semi-skilled labor who have been hired on temporary basis at a cost of 325,000 per month. Company need to give them 30 days prior notice before termination, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम यूज कर लें अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो कितनी अमाउंट मंथली हम बचा सकते हैं जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, रुपीज पर मंथ अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर को। और ये जाहिर 30 दिनों का नोटिस है, तो 12 एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो 12 महीनों में से 11 महीनों की कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं। एक महीने का तो कह रहे हैं नोटिस देना पड़ेगा, एक महीना तो आप स्टिल उनसे काम करवाएंगे, तो कितनी कॉस्ट बचा सकेंगे, 325,000 इंटू 11। अगर हम इनको यहाँ पे यूज कर लें अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं ये अमाउंट हम बचा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इन्हें ले ऑफ कर दें तो फिर इनकी जो कॉस्ट है, ये जो 4050 है, ये हम अज्यूम करें ये इनकी बेसिक वेज रेट पे कॉस्ट आ रही है, ठीक है जी, बताया कुछ भी नहीं है ना इस बारे में, 0.4 हमने पढ़ ली है, तो यहाँ पे अजम्पशन नोट होगी कि भाई ये इनकी अपनी कॉस्ट है, ठीक है जी। तो अगर हम ले ऑफ कर दें तो ये कॉस्ट हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, 4050,000। अब हम ये देख रहे हैं कि ये इसका बेनिफिट कितना है, अदर कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने का बेनिफिट 3.575 मिलियन है, और ले ऑफ करने से बेनिफिट ये होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें के मार्ट में, के मार्ट के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लें, तो मैक्सिमम बेनिफिट कौन सा छोड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो के मार्ट के कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करें तो मैक्सिमम बेनिफिट जो आप छोड़ रहे हैं डेट इज 4.05 मिलियन, ठीक है। तो ये बेनिफिट फिर आप छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है 4.05 मिलियन, ये हम शामिल कर देंगे इधर। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहें यू कैन आस्क। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैक्सिमम बेनिफिट जो आपको छोड़ना पड़ेगा टू यूज लेबर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद के मार्ट, दैट बेनिफिट इज 4.05 मिलियन, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें अनस्किल्ड लेबर की कितनी कॉस्ट है,
2.25 मिलियन. अनस्किल्ड लेबर विल हैव टू बी हायर्ड. ये हमारे पास है ही नहीं, हायर करने पड़ेंगे. कितने पे हायर करेंगे? ये 2.25 मिलियन पे. हम अज्यूम करेंगे कि ये इनका एप्लीकेबल वेज रेट पे कैलकुलेशन आई हुई है. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि हम किसी और तरह से इसकी कैलकुलेशन कर सकें. तो कोई डेटा ही नहीं दिया हुआ है इस बारे में ना. तो अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे हम अजम्पशन नोट साथ में दे देंगे. अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट है 2.25 मिलियन. सुपरविजन सुपरविजन की कॉस्ट जो उन्होंने शामिल की है वो 8,10,000 है. नोट क्या कहते हैं? नोट में क्या कह रहे हैं कि 2 न्यू सुपरवाइजर्स विल बी हायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एट 15,000 पर मंथ. ईच का वर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. इसका मतलब टोटल इनकी दोनों की मिला के कॉस्ट 15,000 मंथली. और प्रेजेंट सुपरवाइजर विल रिमेन एम्प्लॉयड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो मतलब प्रेजेंट सुपरवाइजर की कॉस्ट अनअवॉइडेबल है ना. कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअवॉइडेबल है. तो 15,000 की कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं अगर हम रिजेक्ट कर दें प्रोजेक्ट को. ठीक है. या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. ठीक. तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है 15,000 पर मंथ. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स. 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना ये, 1 साल का. तो ये 180,000 बनता है जी, 1,80,000. इन्हें आप ऐड कर लेंगे. सो 180 प्लस 2250 प्लस 4050. तो टोटल ये कॉस्ट बनती है लेबर कॉस्ट, जो रेलेवेंट लेबर कॉस्ट है, डेट इज 6.48 मिलियन. तो ये हमको कि राउंड ऑफ नहीं करे तो फुल अमाउंट्स लिखेंगे. फिर है रेलेवेंट ओवरहेड्स. अदर ओवरहेड्स हैं इस प्रोविजन के अलावा. उनकी जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो कितनी है? 8.5 मिलियन. ये वैल्यू 8.5 मिलियन. अब हम पॉइंट पढ़ लेते हैं. पॉइंट नंबर 7 इससे रिलेटेड है. कह रहे हैं जी डीज इंक्लूड फिक्स्ड ओवरहेड्स. विच अमाउंट? इस 8.5 मिलियन की जो अमाउंट है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स शामिल हैं एट 100% ऑफ स्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर कितना है? 4.05 मिलियन. इसमें फिक्स्ड इतने शामिल हैं. तो फिक्स तो इरेलेवेंट होते हैं ना, फिक्स तो इंक्रीमेंटल नहीं है. फिक्स में इंक्रीमेंटल हो तो वो टू दैट एक्सटेंट रेलेवेंट होंगे, राइट. फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ 875,000 which would be incurred only if the contract is accepted. ये इंक्रीमेंटल है, ये रेलेवेंट है फिक्स्ड ओवरहेड्स. वेरिएबल सारे रेलेवेंट होंगे क्योंकि वो सारे इंक्रीमेंटल होते हैं. ठीक है जी. वेरिएबल बढ़ते हैं ना एक्टिविटी बढ़ने से. तो फिक्स में सिर्फ ये रेलेवेंट है 875,000. वेरिएबल सारे रेलेवेंट है. वेरिएबल कैसे निकालेंगे? टोटल में से हम ये फिक्स माइनस कर देंगे 100% ऑफ स्किल्ड लेबर जो है, तो वेरिएबल आ जाएगा. ठीक है. तो इसको कैलकुलेट कर लें आप. तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो टोटल कितने हैं? 8.5 मिलियन. उसमें फिक्स कितने हैं? वो कह रहे हैं 100% ऑफ स्किल्ड लेबर कॉस्ट. ठीक है. इसमें से 100% हम माइनस कर देंगे स्किल्ड लेबर कॉस्ट का. स्किल्ड लेबर कॉस्ट है, इसका 100% हमने माइनस कर दिया. ठीक है. तो ये टोटल में से फिक्स माइनस कर दिया तो क्या आ गया? वेरिएबल आ गया. तो वेरिएबल कैलकुलेट कर लेंगे. 8.5 मिलियन माइनस 4.05 मिलियन. तो ये बनता है जी 4.45 मिलियन. और फिक्स्ड कितना है इंक्रीमेंटल? फिक्स्ड ओवरहेड्स जितना इंक्रीमेंटल है उतना ही रेलेवेंट है. वो क्वेश्चन में बताया 875,000 है सिर्फ. इन्हें आप टोटल कर लेंगे तो ये बनता है जी हमारे पास 5325,000. ऊपर अगर वैल्यूज में ऐड कर लेने तो ये टोटल कॉस्ट बनती है 16.6
725 मिलियन, ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये रिपीट कर देता हूं आपको आपकी सानिक, फिर हम इसके रिजल्ट्स जो आए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। बता रहे हैं जी मटेरियल एक्स का जो है वो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, वो 80% में मिल जाता है ना हमें, तो जाहिर है वो अल्टरनेटिव है इसका, तो इसको हम उस मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना बेनिफिट हमें मिल सकता है 1.2 मिलियन का, क्योंकि ये रेगुलर यूज में नहीं है, तो हायर ऑफ अल्टरनेटिव यूज और डिस्पोजल वैल्यू, तो डिस्पोजल वैल्यू नहीं है तो हायर ऑफ अल्टरनेटिव यूज ये है, तो 1.2 मिलियन हमें शामिल कर लिए। मटेरियल वाई की डिस्पोजल वैल्यू बताई हुई है, इसका अल्टरनेट यूज नहीं बताया हुआ, तो डिस्पोजल वैल्यू ही फिर हायर है, तो डिस्पोजल वैल्यू शामिल कर ली। जी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, बिल्कुल ही कुछ नहीं बता रहे, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये करंट परचेज प्राइस पे इसकी वैल्यू है, ये मटेरियल हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, स्किल लेबर का हमने अलग से डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से, अनस्किल लेबर जो है वही वैल्यू आ गई है। सुपरविजन बहुत इजी है कि 15,000 पर मंथ पे हमें सुपरवाइजर्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, 12 मंथ्स के लिए चाहिए, 12 मंथ्स की कॉस्ट आ गई। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ एक पॉइंट है ये स्किल लेबर वाला। वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल हमारे पास वैल्यू है जी 8.5 मिलियन टोटल ओवरहेड्स, उसमें से फिक्स्ड हमने माइनस कर दिए, उन्होंने बताया फिक्स कितना है, स्किल लेबर की कॉस्ट का 100% है, माइनस कर लिया, बाकी वेरिएबल आ गया, वेरिएबल रेलेवेंट है, और फिक्स में इंक्रीज कितना आ रहा है वो हमने ऐड कर दिया। तो टोटल कॉस्ट है जी 16 मिलियन, 16.7 मिलियन। के मार्ट हमें कितना ऑफर करें 19 मिलियन, आप लिखेंगे सिंस टोटल रेलेवेंट कॉस्ट that is 16.725 million is significantly lower than incremental revenues। revenues में कितने रेलेवेंट है, कितना इंक्रीज है, वो कितना है, that is 19 million। therefore the contract should be accepted, entered into। तो फायदा है ना, 19 मिलियन मिल रहे हैं आपको, 16.75 की आपकी कॉस्ट है, तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करने से नुकसान होगा इसका। अगर रिजेक्ट करते हैं तो रॉन्ग रिजेक्शन होगी। क्यों रॉन्ग रिजेक्शन होने का खतरा होता है कि आप रेलेवेंट कॉस्ट जो है उसको ज्यादा लिख रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कैलकुलेट कर रहे हो। अभी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें इस क्वेश्चन से, यू आर वेलकम, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यहां से। एनी क्वेश्चन जी? चलें फिर इसमें हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें फर्दर आज डिस्कस करते हैं, और लेंथी क्वेश्चन जो है वो फिर ज़ाहिर हम दोबारा कमिंग क्लास में जो है वो फर्दर लेंथी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ, इसको आप देखें जी, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि ये बड़े क्वेश्चन में फिर आपको हेल्प करते हैं। ठीक है जी, कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके लिए। ये ये एक रिवीजन है आपकी, जो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा था ना हमने, उसकी रिवीजन है ये, छोटी सी, थोड़ा सा आप जो है वो रिफ्रेश कर देंगे कॉन्सेप्ट को। कह रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जी, 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तीनों प्रोडक्ट्स का डेटा आपको दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस, अब ये मैक्सिमम डिमांड है, ये थाउजेंड्स में, ये मैक्सिमम डिमांड 4,000 यूनिट है जी एक्स की डिमांड, वाई की डिमांड 5,500 यूनिट्स है, जी की डिमांड 7,000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइसेस आपको गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, ये 1 पर केजी है, ये 12 पर आर है। तो कह रहे हैं if material is, if supply in period 1 are restricted to 90,000 kg of raw material,
कह रहे हैं अगर मटेरियल इतना हो और लेबर जो है वो 18,000 घंटे हो, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या है? मटेरियल है, लेबर है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो ये कैलकुलेट करना है जी इसमें। देखें एक्स के कितने यूनिट्स हैं? 4,000। और कितना मटेरियल लग रहा है एक यूनिट में? 5 kg लग रहे हैं ना। 1 kg $1 का है, तो $5 के 5 kg आ जाएंगे। 5 kg पर यूनिट। तो ये आ गया जी डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड केजीज में, कि 20,000 kg चाहिए जी आपको। वाई के लिए देख लेते हैं, 5500 यूनिट्स हैं और कितने केजीज हैं? 4। ये बनता है हमारे पास 22,000 केजीज। और जी के कितने हैं? 7,000 केजी यूनिट्स हैं। ये थाउजेंड्स में ना, मैक्सिमम डिमांड थाउजेंड्स में है, इसलिए 7,000 लिख रहा हूँ 7 की बजाय। और एक यूनिट में कितने? 6 kgs चाहिए। 6 kgs क्यों है? 1 kg $1 का है ना, तो $6 के 6 kgs पर यूनिट, ये 42,000 बनता है। ठीक, तो कितने यूनिट्स हो गए? ये कोई 84,000 kgs ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और रिक्वायर्ड हमें कम है, अवेलेबल कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन है ये 90,000 kgs अवेलेबल है। ठीक, तो ये तो लिमिटिंग फैक्टर ना हुआ ना, हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमें अवेलेबल है। तो मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाई? सिंस द क्वांटिटी अवेलेबल इज मोर देन क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। इस केस में हमने देख लिया कि जी मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये सबको समझ आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की चीज नहीं है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो है वो 84,000 है, हमारे पास अवेलेबल ज्यादा है। सेम तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे लेबर के लिए। अब लेबर में आप देखें तो एक घंटे में $12 हैं, 12 रुपीज हम इसको देखेंगे तो 12 रुपीज यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे 0.75 आवर्स लग रहे हैं, और यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड करें तो 1.5 आवर्स लग रहे हैं। 18 रुपीज कॉस्ट है ना, एक घंटा पूरा और 6 रुपये मजीद लग रहे हैं, तो 1.5 आवर्स लग रहे हैं। यहाँ पे 0.9 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आवर। तो एक्स के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए? 4,000 यूनिट्स हैं और एक घंटा चाहिए हर यूनिट में डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, तो 4,000 घंटे चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड आपने कहा रहे हैं। ठीक है, वाई के लिए यूनिट्स कितने हैं? 5500। और कितने आपको आवर्स चाहिए पर यूनिट बेसिस पे अगर आप देखें तो 0.75 आवर्स चाहिए। तो 0.75 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, तो 5500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, तो ये हमारे पास है जी 4,125। और जी के लिए 7,000 इंटू 1.5 ये बनते हैं जी 10,500। इन्हें आप ऐड कर लें, प्लस 10,500 प्लस, ठीक है जी, टोटल बनता है जो हमारे पास 18,625। ये आवर्स हैं हमारे, ये ज्यादा हैं 18,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल से। तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया ना। हमें कितने चाहिए आवर्स? 18,625। अवेलेबल कितने हैं? 18,000। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये लिमिटिंग फैक्टर है जी हमारे भाई। तो अवेलेबल आवर्स जो हैं, तो डायरेक्ट लेबर इज अ, हमें जितने आवर्स चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। हमें तो 18,625 आवर्स ज्यादा चाहिए, अवेलेबल कम है। तो क्या आंसर हुआ यहाँ पे हमारा? सिर्फ लेबर आवर्स, यहाँ लेबर, डायरेक्ट लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ये समझ आइए जी, चीज बहुत आसान है। अगर आपके आपके कोर्स में मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है, वो नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे आप, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में।
उसमें 2 या 2 से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर इकट्ठे आ जाएं तो लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, उसमें 2 मेथड्स हैं, एक सिंपलेक्स मेथड है ग्राफ्स के थ्रू, वो ग्राफिकल मेथड है ग्राफ्स के थ्रू उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, और एक दूसरा मेथड है सिंपलेक्स मेथड। तो वो प्रॉपरली तो उसको कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, लेकिन एकेडमिक्स में वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं, तो उसको मैनुअली भी हम टेबल्स बना के सॉल्व करते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपके कोर्स में अगर आपको जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीजें लिमिटेड बता रही थी ना, मटेरियल और लेबर दोनों, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है भाई इनमें से कौन सा एक जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, उसके मुताबिक फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं इन पीरियड 2, अब पीरियड 2 में कह रहे हैं जी कोई हालात बदले हैं कि कुछ वो बता रहे हैं कंपनी विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ, अब उन्होंने खुद ही बता दिया ये अलग क्वेश्चन है ना, आप डेटा सेम है, वो कुछ कह रहे हैं जी पीरियड 2 में शॉर्टेज होगी जी रॉ मटेरियल्स की, कोई और चीज शॉर्ट नहीं होगी, सिर्फ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस एंड कॉस्ट एंड द लेवल ऑफ डिमांड विल रिमेन अनचेंज, बाकी सारी चीजें कह रहे हैं जी डिमांड भी यही रहेगी और हर चीज इसी तरह से रहेगी। रैंकिंग पूछ रहे हैं आपसे, इन व्हाट ऑर्डर शुड द मटेरियल्स बी एलोकेटेड इफ द कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो वो रैंकिंग आपको सीखी हुई है आपने, सीएम पर केजी निकालेंगे इस सवाल में। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्स वाई जी, और सीएम पर यूनिट आप निकाल लें तो 28 से माइनस करेंगे ये 17, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। जहां पे 11 रुपीस पर यूनिट है जी हमारे पास सीएम। वाई के लिए आप देखें तो 22 से 4 और 9 13 माइनस होंगे, तो यहाँ पे 9 है सीएम, 9 सीएम सिंपल लगा रहे हैं हम, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं तो लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो 30 में से ये आप माइनस कर लें 6 और 18 24, तो ये 6 बनता है जी हमारे पास। अब आप इसको डिवाइड करेंगे केजीज पर यूनिट से, केजीज कितने पर यूनिट, वो हम जिस तरह से पहले देखे थे 5 4 एंड 6, क्योंकि 1 केजी 1 रुपए का है, तो 5 4 एंड 6 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 एंड 6, तो ये आ जाएगा जी सीएम पर केजी। यहां से हम रैंकिंग करेंगे, ठीक है। तो आप 11 को डिवाइड कर दें 5 से, 2.2, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 2.25 आना चाहिए, ठीक है। और 6 डिवाइडेड बाय 6 तो 1। तो कहाँ ज्यादा बेनिफिशियल है जी केजी इस्तेमाल करना, फर्स्ट रैंकिंग इज ओ वाई, फर्स्ट रैंक सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सेकंड ये रैंकिंग है, ये रैंकिंग ही आपसे पूछ रहे हैं वो, एंड थर्ड तो वाई एक्स एंड देन जी, सो ये है जी हमारे पास वाई एक्स एंड जी, तो ये रैंकिंग। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको रिवीजन आपको यहाँ से मिल गई, 2 चीज़ों की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटिंग फैक्टर जो रिसोर्स है उसकी हम एलोकेशन किस तरह से करें, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और शॉर्ट चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ, सेल और प्रोसेस फर्दर के जो डिसीजंस हैं वो इंतहाई आसान, सेल और प्रोसेस फर्दर, ये गैरिसन और नोरीन, देखें जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चीज़ ज़रा नोट कर लेंगे अपने पास, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, कोलिन ड्रूरे में, कोलिन ड्रूरे की जो बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय कोलिन ड्रूरे, उसमें चैप्टर 9 है ये, चाहे तो आप यहाँ से रीड कर लें। चैप्टर 13 है ये गैरिसन, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक है गैरिसन एंड नोरीन की,
और चैप्टर नंबर 12 एंड 14 दो चैप्टर्स हैं, ये कैफ 8 CA से। ठीक, तो ये चैप्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये चाहे आप 19 चैप्टर पढ़ लें यहाँ से, चाहे आप यहाँ से 13 पढ़ लें, या ये दो पढ़ लें, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन आपको तीनों के आने चाहिए। क्वेश्चन क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने गेन कर लिए ना, तो क्वेश्चंस आप फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना जी। अगर आप तीनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स आपने सही गेन नहीं किए। कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी गेन करेंगे वो सही है, लिखा हुआ यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है। कहीं कहीं किसी एक जगह से पढ़ के आप तीनों जगह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक जो डिसीजन सीखे हैं उसमें एक हमने सीखा है ये लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। फिर दूसरा हमने सीखा है मेक और बाय डिसीजंस, ठीक है। तीसरा हमने सीखा है ये जो आज हमने ये फजल इंडस्ट्रीज वगैरह वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये प्राइसिंग डिसीजंस है कि मिनिमम प्राइस हमारी 16.75 मिलियन होगी। मिनिमम प्राइस का मतलब है कोई प्रॉफिट हमें नहीं होगा, ठीक है। तो चौथी चीज जो भी हम सीखने लगे हैं वो है सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस। तो ये 5-6 तरह के डिसीजंस हैं जो शॉर्ट टर्म है, वो आपके कोर्स में है। 1-2 लेक्चर्स और होंगे इसी वीक के दौरान, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगी, फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू होगी। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर ही नहीं रीड किया तो इसको फिर करें, ठीक है। तो इसमें फिर फर्दर जो है वो टाइम आप ज़ाया नहीं कर सकते। कह रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 में चैप्टर 13 मैंने बताया आपको गैरीज एंड नोरीन से है। अब ये सेल और प्रोसेस फर्दर नहीं है, कैफ 8 में है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हमें कुछ ये भी वजह है कि हमें 3 जगहों से इसको चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा और आप भी उस चीज़ को रीड भी कर लें। अगर आप देखें कि जी ये गैरीज एंड नोरीन में ही है सिर्फ, बाकी बुक्स में नहीं है, तो फिर आप ये वाला एरिया यहाँ से लाजमी पढ़ लेंगे। वैक्स प्रो इनकॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग 1 टन ऑफ क्लिप्टन, ये जी रॉ मटेरियल है, 1 टन क्लिप्टन से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अ रेयर मिनरल मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल 60,000 पर टन, ठीक है। 1/4 ऑफ विच आर इज एलोकेटेड टू X15। तो ये ज्वाइंट कॉस्ट ये एलोकेट हो रही है, इररिलेवेंट कॉस्ट एलोकेट हो रही है ना इसकी, ये वाली कॉस्ट है ना, ये वाली कॉस्ट, ये आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये ज्वाइंट कॉस्ट है 60,000। ये 3 प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हैं, ये ज्वाइंट कॉस्ट है। ये किसकी कॉस्ट है? ये ए की कॉस्ट है, बी की कॉस्ट है, सी की कॉस्ट नहीं पता ना। ये हम एलोकेट कर देते हैं आर्बिट्रेरीली विदाउट एनी लॉजिक। ए बी सी में हम मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आपने पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, वो हम इधर एलोकेट कर देते हैं। अब ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, इररिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। इसको डिसीजन मेकिंग करते हुए हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसको, इसका रोल नहीं है, ये आपको इसलिए दे दिया है कि आप इसको शामिल करें और गलत तरीके से सवाल सॉल्व करें। 7,000 यूनिट्स ऑफ X15, ये भी मैं बता रहा हूँ कि ज्वाइंट कॉस्ट जो है, ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेटलर्जी है, आप मेटल और जो है रॉ मेटल जो है वो प्रोसेस में डालते हैं, एक सर्टेन स्टेज तक कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, फिर ऐसा ऐसा जो है वो प्रोडक्ट्स अलग होना शुरू हो जाती है, डिफरेंट मेटल्स अलग होना शुरू हो जाती है। एक ही पॉइंट पे नहीं होती, वो प्रैक्टिकली अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने समझनी है कि एक सर्टेन स्टेज तक कॉमन प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। और कॉमन प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो ज्वाइंट कॉस्ट है, वो ए बी या सी की अलग अलग कॉस्ट तो नहीं है। अगर हमने प्रोडक्ट ए को खत्म करना है तो भी तो ये रहेगी ना, या अनअवॉइडेबल है, ठीक है, इररिलेवेंट कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट को हम सोल्यूशन ये कंसीडर नहीं करेंगे डिसीजंस लेते हुए। 7,000 यूनिट्स आपने बनाया जी X15 के, आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच टन ऑफ क्लिप्टन, ठीक है। हर यूनिट के हर क्लिप्टन के टन से 7,000 यूनिट बनते हैं जिसके। अब फैसला ये करना है कि यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इसको सेल कर दें या फर्दर प्रोसेस करके सेल करें, ठीक है। यहाँ पे सेल करें इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे सेल करें।
यूनिट्स कैन ईदर बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, कह रहे हैं जहां पे भी चाहे सेल कर दें आप, चाहे तो आप उसको और प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आप सेल कर दें, ठीक है। अब वो आपसे पूछेंगे जी हम यहाँ पे सेल कर दें या बाद में सेल करें। कॉस्ट आपको बता दी है, फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट है 9500 एंड देन सोल्ड फॉर 12 ईच। तो ये 9500 अगर आप लगा दें तो उसकी प्राइस जो है वो 9 से बढ़ के 12 हो जाएगी। यहाँ पे 9 रुपीज पर यूनिट पे सेल हो सकता है, यहाँ पे 12 रुपीज पर यूनिट पे सेल हो सकता है। और इस प्रोसेस इस यहाँ से यहाँ तक लाने की कॉस्ट जो है वो 9500 रुपीज। बहुत आसान। तो आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग कर लें तो कितना रेवेन्यू है, 12 रुपीज पर यूनिट। 7000 इंटू 12, 7000 यूनिट्स हैं 12 रुपीज पर यूनिट, तो 84,000 रुपीज रेवेन्यू अर्न करेंगे अगर आप फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई, सिंपल है। यहां लिखें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दें तो कितने का सेल होगा, 9 रुपीज का। तो 63,000 का सेल होगा। कितना रेवेन्यू बढ़ गया, फर्दर प्रोसेसिंग करने से कितना रेवेन्यू बढ़ेगा ना, फर्दर प्रोसेसिंग करने से ही आप फिनिश गुड्स बढ़ा के सेल करेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, तो 63,000 से आप 84,000 पे चले गए, ठीक है। तो कितना फायदा हो गया रेवेन्यू के हिसाब से, 21,000 आपका रेवेन्यू बढ़ गया। और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट मैंने बताया था आपको लेक्चर के शुरू में कि ये रेलेवेंट कॉस्ट होती है फर्दर प्रोसेसिंग में। बार बार इसको प्रॉफिट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट इसका डिफरेंस होगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी, 9500। तो कितना बेनिफिट होगा फर्दर प्रोसेसिंग का, ठीक है। तो 21,000 माइनस 9500, ठीक है। तो 11,500। तो यहाँ पे लिखेंगे आप नेट बेनिफिट। ये अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे डिसीजन देंगे जी आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। तो ये एक रूल नोट कर लें, इफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन incremental revenue of further processing is more than incremental cost of further processing, then process, अगर ऐसा हो then process further। अगर इसका डिफरेंट इसका रिवर्स हो अदरवाइज डोंट। अगर इक्वल आ जाए तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, फिर आप इररिलेवेंट वो इनडिफरेंट हैं, ठीक है जी। चाहे तो फर्दर प्रोसेसिंग करें चाहे तो ना करें। ये बात समझ आ गई, सारों को क्लियर है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जी इसके पीछे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आप देखेंगे कि जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा है, तो ये असूल जो है आप यूज़ करेंगे। आप उसको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा होने की वजह से फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सेल और प्रोसेस फर्दर का जो डिसीजन है उसमें आप इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज हम यहाँ तक इसको रोकेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था लेकिन जो है वो टाइम शॉर्ट है और मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं।
अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं जी वो आपको, आप रीडिंग करें, आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आप उसको पूछें। क्या क्या जी, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। पहले तो हमने सीवीपी एनालिसिस मुकम्मल पढ़ा ना, सीवीपी एनालिसिस, उसमें मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, वो भी आपको आना चाहिए। फिर हमने जो है वो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा, मेक और बाय डिसीजंस पढ़े, प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर्स जो है ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर का आज हमने एक क्वेश्चन किया है, उसके फर्दर क्वेश्चन हम कमिंग क्लास में करेंगे, जो फजल इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन है। मटेरियल्स की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालनी है पता होना चाहिए आपको, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालनी है पता होना चाहिए, जो रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं आपको आने चाहिए। इसके बाद सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन जो है इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये फजल इंडस्ट्री जो है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया फजल इंडस्ट्रीज वाला स्पेशल ऑर्डर ही है ना, और क्या है ये, ठीक है। ये स्पेशल ऑर्डर एक आ गया, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर भी इसी तरह से होंगे, वो हम कमिंग क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए जो मैंने अभी बताई हैं आपको, और अगर नहीं आती तो जाहिर है उसमें आप रीडिंग करें, जो मसाइल हैं वो पूछें आप साथ साथ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो उसमें रिवीजन का टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हम चीज़ें देख रहे हैं, आप बड़ी डिटेल से डिस्कस करें। आज 7th लेक्चर है, हमने एक टॉपिक जो है मुकम्मल कवर किया है, और दूसरा टॉपिक जो है वो मोर देन हाफ तकरीबन हो गया है, उसमें हम 1-2-3 दिन और लगाएंगे, और फिर हम थर्ड टॉपिक की तरफ जाएंगे, राइट, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होगी। उसके बाद हमने जो है वो बजटिंग करनी है, और छोटे मोटे टॉपिक करने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने करनी है, ठीक है। तो अक्टूबर से पहले पहले, अक्टूबर के एंड से पहले पहले हमने कोर्स कंप्लीट करना है, तो टाइम शॉर्ट है, और लेक्चर्स आपको मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपके जी लेक्चर्स तो हमें मिल जाते हैं तो हम इसको कवर कर लेंगे, पता नहीं कब कवर कर लेंगे, ठीक है जी। वो फिर आपने देखना है कि इसको साथ साथ कवर नहीं करेंगे तो आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप क्वेश्चंस कर सकें। क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे तो, और बाद में आप कितने लेक्चर्स आप सुन लेंगे एग्जाम के दिनों में, ठीक है, और कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए कि जी शॉर्ट पीरियड में जो है वो सब्जेक्ट्स को क्लियर करें। तो कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो जी पूछ सकते हैं, फिर हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे जी। क्वेश्चन आप चाहे तो चैट में जो है वो लिख के पूछ लें, चाहे तो आप अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, अक्टूबर में हमने खत्म करना है, तो नवंबर तो बाद में आता है ना अक्टूबर के, ठीक है। तो अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा जी सारा कोर्स इंशाल्लाह। अक्टूबर के एंड में एग्जाम्स हैं सीए में स्टूडेंट्स आप लोगों के, तो अक्टूबर में ही इंशाल्लाह कोर्स खत्म हो जाएगा। और जाहिर है रिवीजन जो है वो, रिकॉर्डेड लेक्चर का एक बड़ा फायदा ये है कि रिवीजन जो है आप किसी भी टाइम खुद ही कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो आज का लेक्चर जी हम फिर क्लोज करते हैं, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह जो कल क्लास, कल तो आपकी क्लास नहीं है, फिर बाकी सारे दिन आपकी क्लास है फ्रॉम 6:30 to 8, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।